जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग, ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस वो सब कुछ पढ़ लिया है। आज अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स के प्राइमरीली दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला सवाल तो ये कि सोशल डिविजन्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को, और दूसरा जस्ट इसका उल्टा कि पॉलिटिक्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है किसी भी सोसाइटी के सोशल डिविजन्स को। और फर्स्ट गो में देखने में ये लगेगा कि अगर पॉलिटिक्स को और सोशल डिविजन्स को इंटरमिक्स कर दिया जाए तो बड़ा डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे पॉलिटिक्स की जाए तो सोसाइटी के लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है। बट डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करती हैं वोट्स के लिए। खतरनाक ये हो सकता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे वोट्स के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का होना आम बात है। और टेंशन इस कदर बढ़ सकती है कि कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, कंट्री के टुकड़े हो जाएं। पर ये सिक्के का एक पहलू है, सिक्के की दूसरी साइड भी है, वो अपन आगे देखेंगे। एनसीईआरटी दो केस स्टडीज पे बात करती है। एक केस स्टडी दी है एनसीईआरटी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की, नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में अपन ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एक टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। वहाँ अपन ने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा है, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में पढ़ा है। अगर याद हो तो अपन ने देखा था कि यूनाइटेड किंगडम में प्राइमरीली 4 रीजन्स हैं। एक है इंग्लिश ग्रुप जो कि सबसे पावरफुल है, एक यहाँ रहते हैं स्कॉट्स, यहाँ एक छोटा सा ग्रुप है वेल्श का, और इधर एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है कुछ इस तरह से। और इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी का ये जो नदर्न पार्ट है, इस नदर्न पार्ट को अपन बोलते हैं नदर्न आइलैंड। ये जो नदर्न आइलैंड है और ये जो वेल्श, स्कॉट्स और इंग्लिश वाला एरिया है, ये चारों मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेक्ट्स हैं। एक सेक्ट का नाम है प्रोटेस्टेंट्स, और दूसरे हैं कैथोलिक्स। जैसे अपने हिंदू धर्म में होता है कि शिव को फॉलो करने वालों को बोलते हैं शैवाइट्स, विष्णु जी को फॉलो करने वाले को बोलते हैं वैष्णवाइट्स। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट्स हैं, एक है प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे हैं कैथोलिक्स। अगर यूनाइटेड किंगडम के सिर्फ इस हिस्से की बात करें, स्कॉट्स, वेल्स और इंग्लिश वाले की, तो यहां पे मेजॉरिटी है प्रोटेस्टेंट्स की। नॉर्दर्न आइलैंड की अगर बात करें तो नॉर्दर्न आइलैंड में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। प्रोटेस्टेंट्स लगभग पॉपुलेशन का 53% है और कैथोलिक्स 44% है। अच्छा, एक बार ये जो साउथ में जो ये हिस्सा है, नॉर्दर्न आइलैंड को छोड़ दें तो ये जो साउथ वाला हिस्सा है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है अलग से, जिसको अपन बोलते हैं आयरलैंड या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मेजॉरिटी है कैथोलिक्स की। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं उनको बुलाया जाता है नेशनलिस्ट पार्टीज, नेशनलिस्ट पार्टीज। और जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं उनको बुलाया जाता है यूनियनिस्ट। अब लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि ये नेशनलिस्ट पार्टीज ये कहती हैं कि देखो भाई, हम कैथोलिक्स हैं, ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसमें ज़्यादातर लोग कैथोलिक हैं, और हमारा तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी इसके साथ में मैच करता है, तो हमें तुम यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दो और हमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिला के एक अलग नेशन बनाने दो।
मतलब ये लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ में नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि इनको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। और जो यूनियनिस्ट पार्टीज हैं वो ये कहते हैं कि ना भाई, ये जो नदर्न आइलैंड है ये हिस्सा तो यूनाइटेड किंगडम का ही रहेगा, अलग नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। और दो पॉलिटिकल पार्टीज, दो अलग अलग डिमांड्स, कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेंशन हुआ, लड़ाई हुई, और नतीजा ये हुआ कि हज़ारों लोग मारे गए, आम लोग मारे गए, सोल्जर्स मारे गए, और ये लड़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक चली। फाइनली 1998 में यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट पार्टीज मिली, इनके बीच में बातचीत हुई, और उस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि एक पीस ट्रीटी साइन हुई। और इस पीस ट्रीटी में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ ये भी डिसाइड हुई कि ये जो नदर्न आइलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा रहेगा, इसको अलग नहीं किया जाएगा। और इस पीस ट्रीटी के साइन होने के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो टेंशन है, ये काफ़ी हद तक कम हुई है। पूरी तरह से अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी कोई बात होती है तो ये नदर्न आइलैंड वाले खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमें यूनाइटेड किंगडम से अलग करो, रिपब्लिक आयरलैंड में मिला दो। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ कम हुई है ये टेंशन। और दूसरी केस स्टडी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती एनसीईआरटी, वो है यूगोस्लाविया की। यूगोस्लाविया का सिनेरियो ये है कि यूगोस्लाविया में रिलीजन के बेस पे, धर्म के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे पॉलिटिक्स हुई, और वो पॉलिटिक्स की वजह से इतना टेंशन, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि यूगोस्लाविया के 6 टुकड़े हो गए। और यूगोस्लाविया के 6 टुकड़े होने के बाद आज 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी हुई हैं। पहले जो क्षेत्र, जो रीजन यूगोस्लाविया हुआ करता था, वहाँ पे आज 6 अलग अलग देश बने हुए हैं। नाम सुना होगा तुमने, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, ये सब पहले इकट्ठा यूगोस्लाविया हुआ करते थे। धर्म की राजनीति के चलते 6 टुकड़े हो गए। इन दोनों के स्टडीज़ को देख के तो यही लगता है कि अगर सोशल डिविजन्स के ऊपर पॉलिटिक्स की जाए तो डिसइंटीग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन होना आम बात है। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि किसी कंट्री में कोई सोशल डिवीज़न हो ही ना, बट ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ पे कोई सोशल डिवीज़न ना हो। जब इतने सारे लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोशल डिवीज़न होगा ही। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई साहब, सोशल डिवीजन्स को और पॉलिटिक्स को, दोनों को अलग अलग रखो। पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन्स की कोई बात ही मत करो, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन्स को मिक्स किया जाएगा तो डिसइंटीग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन होना आम हो जाएगा। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पॉलिटिक्स में सोशल डिवीजन्स की बात की जाती है। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि डेमोक्रेसी में जो भी पॉलिटिक्स होती है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स की, वो पिछड़े हुओं की, वो ऐसे ग्रुप्स की जिनके साथ में इनजस्टिस हुआ है, उनकी बातचीत करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बातचीत करते हैं। इंडिया उसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। इंडिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल और फीमेल के बेसिस पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर विमेन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं की गई होती तो आज जो विमेंस की स्थिति सुधरी है, थोड़ी बहुत जो सुधरी है, वो भी नहीं सुधर पाती। अगर हमारी पॉलिटिक्स में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने दलित्स की बात की ही नहीं होती तो दलित्स की सिचुएशन जितनी खराब थी उतनी ही खराब रहती। हमारे यहाँ पे सोशल डिविजन्स पे बात की जाती है पॉलिटिक्स में, और उसके बावजूद बहुत खूबसूरती के साथ यूनाइटेड हैं हम लोग। ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को मिक्स किया गया तो उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, जैसे यूगोस्लाविया। और एक हमारी कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को मिक्स किया गया है और बहुत खुल के बात की जाती है सोशल डिविजन्स के बारे में पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन हम बहुत खूबसूरती के साथ में यूनाइटेड हैं। ऐसा क्यों है? इसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला डिटर्मिनेंट है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, कि लोग अपनी आइडेंटिटीज को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं। 2 तरीके से कोई भी ग्रुप, कोई भी आदमी अपनी आइडेंटिटी को देख सकता है। एक तो आइसोलेटेड बोले या बोले एक्सक्लूसिव।
किसी ग्रुप को ये लगे कि यार हम इस देश का हिस्सा ही नहीं है, यार हमारी तो बात सुनी ही नहीं जाती, सरकार हमें स्पेस ही नहीं दे रही है, सोसाइटी हमें जगह ही नहीं दे रही है, हमारी कोई इच्छा कोई बात सुनी ही नहीं जा रही है, ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट का होना, टेंशन का होना बहुत ईजी है और बहुत गहराई तक टेंशन हो सकती है। और एक दूसरा है कि किसी ग्रुप को, किसी समुदाय को ये लगे कि यार कंट्री अकोमोडेटिव है, अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, मतलब कि यार ठीक है हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ये जो सामने वाला ग्रुप है, ये जो सामने वाली सरकार है, ये हमारी बात सुनने को तैयार है। तो ऐसे सिनेरियो में यूनाइटेड होकर साथ साथ ग्रो करना बेहद ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कंट्री कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। हर धर्म का आदमी मिलेगा, जातियाँ अलग अलग मिलेंगी, जेंडर के बेसिस पे हमारे यहाँ पे सोशल डिवीज़न है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे कंट्री ने यूनाइटेड रह के बहुत खूबसूरती के साथ में ग्रो किया है। हमारे यहाँ की जो सोशल डिवीजन्स हैं उन्होंने हमारे कंट्री को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। और ऐसा हो क्यों पाया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग खुद को किसी जाति से, किसी धर्म से, मेल फीमेल होने से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे जो बड़ी आइडेंटिटी है वो है कि हम इंडियंस हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब बड़ी बात आती है तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, इस तिरंगे के नीचे हम यूनाइटेड हैं। और वो जो हमारे अंदर फीलिंग है कि हम इंडियंस हैं, वो हमको यूनाइटेड रखता है, वो हमको कलेक्टेड रखता है, वो हमको एक दूसरे से जुड़ा हुआ रखता है। और ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जाति के, धर्म के, मेल फीमेल के, गोरे काले के, ये मैटर ही नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग अपनी आइडेंटिटीज को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं। दूसरा, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ देयर कम्युनिटी। कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी कम्युनिटी की डिमांड को किस तरह से रेज कर रहा है। अगर तो कोई पॉलिटिकल लीडर कोई ऐसी डिमांड रेज कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब संविधान के दायरे में है, और उसकी डिमांड से किसी और दूसरी कम्युनिटी को हार्म नहीं हो रहा, इट डज नॉट हार्म एनी अदर कम्युनिटी, तो कोई बुराई नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। श्रीलंका का एग्जाम्पल, श्रीलंका में सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सिन्हालीज बेहद खुश हुए इससे, लेकिन जो तमिल स्पीकिंग आदमी था वो दुखी हुआ, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन क्रिएट हुआ, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका खत्म हो गया। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब कोई अपनी डिमांड रखता है, वो अगर ये ध्यान रखे कि उसकी जो डिमांड है वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है, और वो किसी और कम्युनिटी को हार्म नहीं करती है, तो सब कुछ ब्यूटीफुली रिजॉल्व किया जा सकता है, आराम से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले कि हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए फलानी फलानी चीज़ें करनी चाहिए, और वो जो चीज़ें हैं उनकी वजह से मैन को कोई नुकसान नहीं है, तो मैन को कोई दिक्कत होगी क्या? वुमेन के एम्पावरमेंट से कोई दिक्कत नहीं होगी, खूबसूरती के साथ में करो। तो पहला तो ये कि लोग बाग अपनी आइडेंटिटीज को कैसे परसीव करते हैं। दूसरा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी कम्युनिटी की डिमांड्स को किस तरह से रेज करता है। और तीसरा, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। कि जो सरकार है वो डिमांड्स के प्रति किस तरह से रिएक्ट करती है। इसका एग्जाम्पल भी अपन ने पढ़ा हुआ है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में सोशल डिवीजन्स थे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लेकिन बेल्जियम की सरकार ने अपनी माइनॉरिटीज़ की बात सुनी, उनको अपने साथ में बिठाया, उनकी बात सुनी, उनको अकोमोडेट किया, उनको पॉलिटिक्स में स्पेस दिया, उनको सोसाइटी में स्पेस दिया, और नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम ने बहुत खूबसूरती के साथ सक्सेसफुली खुद को ग्रो करवाया है।
श्रीलंका में इसका उल्टा हुआ, श्रीलंका की सरकार ने फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका की सरकार ने सिर्फ मेजॉरिटी की बात सुनी, माइनॉरिटी को एक कोने में खड़ा कर दिया, माइनॉरिटी की कोई बात नहीं सुनी, और रिजल्ट ये हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका में तबाही आई। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से डिमांड्स के ऊपर रिएक्ट करती है। दूसरा पहलू बड़ा खूबसूरत है, तो ये कहना कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, ये गलत है। डेमोक्रेसी की तो खूबसूरती इसी चीज में लाई करती है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, जिनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, जो कि पिछड़े हुए हैं, उनकी बात को सामने रखें, उनकी बात को पॉलिटिक्स के लेवल पे डिस्कस करें। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उन ग्रुप्स को, उन सोसाइटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हो, उनकी बातचीत सुनने के लिए तैयार हो, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे, फेयर इलेक्शन की अपॉर्चुनिटी दे कि वो समाज में हिस्सा बन सकें, उनको इक्वल ट्रीट किया जा सके, उनको जस्टिस मिले। जब सरकार और जो मेजॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो माइनॉरिटीज़ की या ऐसे ग्रुप्स की जो कि दबे हुए हैं, जिनको कि दबाया गया है, जो कि इनजस्टिस का शिकार हुए हैं, उनकी जब बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार होते हैं, और जब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं, तो जो नेशंस ग्रो होते हैं वो बड़ा खूबसूरती के साथ ग्रो होते हैं, डेवलप करते हैं। इंडिया उसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।